Hello dear students, myself Dr. Rajiv Namdev, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, welcomes you all 6th semester automobile engineering students of OCBC scheme in the subject 603 automotive legislation, CO1 Motor Vehicle Act and LO 1.1 introduction. The course outcome will be student will be able to explain the salient features of Motor Vehicle Act. इसमें छात्र मोटर वाहन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करने में सक्षम होंगे एंड स्टूडेंट विल बी LO1 जो है उसके अनुसार छात्र मोटर वाहन अधिनियम के महत्व, इतिहास और संशोधनों के बारे में बता सकेंगे। तो इस CO1 और LO1 में टोटल मेरे 3 वीडियोज़ हैं, उसका ये पहला वीडियो है। At the end of this class, student will be able to overview of subject, विषय का अवलोकन करने में विद्यार्थी सक्षम होंगे। In this section we will study, इस भाग में हम पढ़ेंगे एक्ट, लॉ एंड रूल, अधिनियम, कानून एवं नियम क्या है, इंट्रोडक्शन, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द कोर्स, पाठ्यक्रम की प्रस्तावना, आवश्यकता एवं महत्व। हम समअप करेंगे क्लास को सारांश, असाइनमेंट और पठन के सुझाव के साथ। So let us start our class with the act या अधिनियम. The word act, law and rule is almost interchangeably used in the subject of legal studies. यानी कानूनी अध्ययन के विषय में अधिनियम, कानून और नियम को लगभग एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, लेकिन स्पेशली यदि हम बात करें, द टर्म एक्ट refers to a bill which has been passed through various legislative steps to become an enforced law. इसका मतलब अधिनियम जो है वो एक विधेयक होता है जिसे लागू करने के लिए विभिन्न विधायी चरणों के माध्यम से पारित किया जाता है। एक्ट इज द स्टैट्यूट विच इज इंडिया नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अधिनियम वह कानून है जिसे भारत में लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता होती है। यानी कि हमारा जो संविधान है उसको जो लागू किया गया है, उसमें जो एक्ट है, अधिनियम है, वो सभी जो है हमारे लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा है। यानी कि यदि हम बात करें तो पहले एक्ट है, फिर लॉ है और फिर रूल है। ये इनकी सीक्वेंस है। टॉप मोस्ट एक्ट है जिसको कि हम हमारी लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा पारित करवाते हैं और फिर राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद या सिग्नेचर के बाद वो एक्ट जो है इम्प्लीमेंट होता है। अब लॉ की बात हम करें, लॉ इज अ बॉडी और अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट आर क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड थ्रू सोशल और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन टू रेगुलेट एंड ओवरसी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी। कानून एक निकाय या नियमों की एक प्रणाली है जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार को विनियमित और निगरानी कराने के लिए सामाजिक या सरकारी संस्थानों के माध्यम से बनाई और लागू की जाती है। यहाँ पर हम ये बात करें तो कानून जो देखते हैं हमारे यहाँ पर, वो कौन देखता है? पुलिस। पुलिस रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कानून को एनफोर्स करने के लिए। अब ये कानून कैसे बसते हैं? लॉ हैज़ द अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन, इसमें संप्रभुता का अधिकार होता है। एनी डिविशन बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स फ्रॉम द लॉ कुड लीड टू पनिशमेंट, व्यक्तियों समूहों द्वारा कानून से किसी भी तरह का विचलन दंड का कारण बन सकता है। तो एक्ट कौन पास कर रहा है? अभी हम बात करें हमारे लोकसभा और राज्यसभा, और उस एक्ट के आधार पर लॉ बनता है और उस लॉ को एनफोर्स कौन करता है? हमारी पुलिस। आइए अपन रूल की बात करें। रूल इन लेमन टर्म्स मीन्स एनीथिंग विच नीड्स टू बी फॉलोड। नियम आम आदमी के शब्दों में का अर्थ कुछ भी है जिसका पालन किया जाना चाहिए। रूल्स आर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस विच प्रोवाइड फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नियम मानक दिशा निर्देश हैं जो किसी संगठन के सुचारू कामकाज के लिए प्रदान करते हैं। A rule can be enforced at all levels, be it low or high. नियम को सभी स्तरों पर लागू किया जा सकता है, चाहे वह निम्न हो या उच्च। अब हम बात करें नियम। नियम बेसिकली देखा जाए तो सोशल या स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम उदाहरण देखें, अ टीचर माइट मेक अ रूल दैट स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट देयर होमवर्क ऑन टाइम। जैसे कि शिक्षक ने एक नियम बना दिया कि छात्रों को अपना होमवर्क समय पर जमा करना होगा। तो यहाँ पर जो नियम बनाए जाते हैं
एक रूपता हमारे कार्य प्रणाली में रहे उसके लिए नियम बनाए जाते हैं, और ये छोटे छोटे नियम भी हो सकते हैं और बड़े बड़े नियम भी हो सकते हैं। हमारे घरों में नियम हो सकता है कि आपको रात के 8 बजे के बाद घर में आना ज़रूरी है। ये कुछ छोटे छोटे सी चीज़ें, नियम जिनका कि सभी पालन करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई लिखित में ऐसा नहीं होता है कि आपने यदि होमवर्क नहीं किया तो क्या होगा, या आप घर पे 8 बजे के बाद लेट हो रहे हैं तो क्या होगा। ये मॉरली रूप से रूल्स को फॉलो किया जाता है, लेकिन वहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, घर में तो ये चल जाता है कि आपको समय पर कॉलेज आना है या समय पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। यदि वो आप तोड़ते हैं तो भी पेनल्टी आप पर लगती है। तो इस तरह से हम देखें एक्ट और लॉ में क्या डिफरेंस होता है। एन एक्ट रेफर्स टू द स्टेटस क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर एंड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट, यानी एक अधिनियम विधायिका द्वारा बनाई गई और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित विधियों को संदर्भित करता है। फाइल जबकि लॉ इज अ सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स विच गवर्न्स द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी, जबकि कानून सिद्धांतों और नियमों की एक प्रणाली है जो समाज के मामलों को नियंत्रित करता है और संबंधित प्राधिकरण द्वारा लागू किया जा सकता है, and can be enforced by the concerned authority. In most countries of the world, the law has the backing of the state. दुनिया के अधिकांश देश में कानून को राज्य का समर्थन प्राप्त होता है। An act is more specific whereas the law is more generic. अधिनियम अधिक विशिष्ट है जबकि कानून अधिक सामान्य है। यानी आम आदमी को कानून समझ में आ जाता है, लेकिन अधिनियम समझने के लिए उसकी भाषा को समझना बड़ा मतलब थोड़ा टिपिकल होता है, स्पेसिफिक। जैसे कानून है कि धारा 144 लगी है, ये एक विशिष्ट है, कॉमन चीज़ इसलिए हमको पता है। धारा 144 अधिनियम के तहत है, उसमें लॉ बनाया गया है कि आपको 2 या 4 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं मिलना चाहिए, तो ये कानून है। तो हमको ये समझ में आता है 144 का मतलब ये है। एन एक्ट इज अ बिल बट द लॉ इज एन एसेंशियल फिनोमेना। अधिनियम एक विधेयक है जबकि कानून एक स्थापित घटना है। और देखें हम, लॉ इज बिफोर एक्ट, इफ देयर इज नो लॉ देयर इज नो एक्ट और रूल। कानून अधिनियम से पहले है, यदि कोई कानून ही नहीं है तो कोई अधिनियम का या नियम नहीं है। अब कानून की बात करें हम, एक्ट कौन बनाता है हमारा। आप देखें, जो सांसद हैं या विधायक हैं वो पास करते हैं, फिर गवर्नर या स्टेट में गवर्नर या केंद्र में राष्ट्रपति हैं वो एक्ट बनाते हैं। लेकिन ये कानून में जो गवर्नर, विधायक या सांसद हैं वो भी तो कानून से ही बंधे हुए हैं, तो इसलिए कानून पहले आता है और उसके बाद फिर एक्ट और लॉ बनते हैं। एन एक्ट टेल अस अबाउट व्हाई एंड हाउ लॉज आर एनफोर्स्ड, वेयर इज लॉ टेल अस अबाउट व्हाट शुड एंड शुड नॉट बी डन। अधिनियम हमें ये बताता है कि कानून क्यों और कैसे लागू किए जाते हैं, जबकि कानून हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फंडामेंटल ऑफ राइट्स, जैसा हम सभी जानते हैं, या और बेहतर लें राइट टू एजुकेशन, यानी हर व्यक्ति को भारत के शिक्षा का अधिकार है, ये एक एक्ट है। अब इसको क्यों और कैसे लागू किया जाना है उसके लिए कानून है। कानून में हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार से लागू करना चाहिए और उसको क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि उसकी प्रोसेस पूरी जो है वो कानून के थ्रू आएगी कि इस तरीके से आरटीआई में एडमिशन दिया जाना, और नहीं करेंगे तो क्या पनिशमेंट होगा, ये भी कानून हमें बताता है। तो इस प्रकार द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एक्ट इज टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट स्पेसिफिक सिचुएशंस। तो अधिनियम का उद्देश्य लोगों को विशिष्ट परिस्थितियों के बारे में, नियमों के विनियमों के बारे में सूचित करना है। वेयर इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ इज प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस एंड टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, जबकि कानून का उद्देश्य लोगों को अनुचित व्यवहार से बचाना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना है। हम अब आगे देखें, यहाँ पर एक्ट एंड रूल की बात करें। अभी हमने एक्ट एंड लॉ देखा, एक्ट एंड रूल के बारे में बात करें। एन एक्ट इज अ लॉ विच हैज़ बीन पजेस्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हम कई बार बोल चुके हैं कि अधिनियम एक प्रकार का कानून है जिससे कि विधायिका द्वारा पारित किया गया है और भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जबकि रूल्स ऑन द अदर हैंड हेल्प इन गवर्निंग लॉ। ये दूसरे नियम कानून को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। जैसे आप 4 लोग इकट्ठे ना चलें, यदि चलेंगे तो धारा 144 लगेगी और फिर आपको पनिशमेंट होगा। तो पहले आएगा लॉ, फिर आएगा रूल, सो दे आर सेकेंडरी। दे आर इन प्लेस टू मेक द पेरेंट एक्ट वर्क इफेक्टिवली।
वे मूल अधिनियम को प्रभावी ढंग से काम करने के लिए जगह में हैं। रूल्स प्रोवाइड द डिटेल्स विच हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर इन द एक्ट। नियम विवरण प्रदान करते हैं जो अधिनियम में प्रदान नहीं किए गए हैं। हाउएवर रूल्स बाय नो मीन्स कैन गो बियॉन्ड द पावर कन्फर्ड बाय द एक्ट और एक्सटेंड द सेम। हालांकि नियम किसी भी तरह से अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति से आगे नहीं किए जा सकते हैं या इसे बढ़ा नहीं सकते। तो ये एक्ट एंड रूल के बारे में था। अब हम हमारे बात करें हमारे सब्जेक्ट के बारे में, ऑटोमोबाइल की बात करते हैं हम। ये पूरे जो हमारा डिस्कशन होगा इसके आधार पर आप आसानी से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, नीड लिख सकते हैं और इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं। द इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज द 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दिस इज नीड। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का 10वां सबसे बड़ा उद्योग है। इंट्रोडक्शन है ये। इट हैज़ एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेट 2 मिलियन यूनिट्स। 2 मिलियन यूनिट यानी 20 लाख यूनिट का वार्षिक उत्पादन होता है। देयर हैज़ बीन अ सस्टेन्ड ग्रोथ इन द ऑटोमोटिव सेक्टर ऑफ इंडिया फॉलोइंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 91 विच ओपनड अप 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। 1991 के आर्थिक विकास और सुधारों के बाद भारत के मोटर वाहन क्षेत्र में निरंतर विकास हुआ है, जिसने इस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेश निवेश को खोल दिया। द कॉम्पिटिटिवनेस इन द ऑटोमोटिव सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीजिंग सिंस देन। तब से मोटर वाहन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। एंड द इंडस्ट्री हैज़ बीन ग्रोइंग एनुअली एट 20%। और ये उद्योग सालाना 20% की दर से बढ़ रहा है। इंडिया इज सेट टू बी अ की प्लेयर इन द ऑटोमोटिव सेक्टर। भारत ऑटोमोटिव क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने के लिए तैयार है। तो बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन है और इसी में आवश्यकता है कि जब हम इतनी ज़्यादा वाहन बनाएंगे, अभी 20 लाख हैं और हर साल 20% बढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें आवश्यकता होगी एक एक्ट की या इस सब्जेक्ट को पढ़ने की कि इसमें क्या क्या है और किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। सो द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट गवर्निंग द ऑटोमोटिव सेक्टर इन इंडिया इज। अब ये जो ऑटोमोटिव सेक्टर है या मोटर वाहन क्षेत्र है, इसको भारत में नियंत्रित करने वाला प्रमुख साधन कौन सा है? तो सबसे पहले है हमारा मोटर वाहन अधिनियम 1988, MVA बोलते हैं, द मोटर व्हीकल एक्ट MVA 1988। दिस द एक्ट यानी ये एक्ट हो गया। अभी हमने पढ़ा अधिनियम। तो अधिनियम भारत में उत्सर्जन मापदंडों और सुरक्षा कानूनों को नियंत्रित करता है और मोटर वाहनों संबंधित कानून को समेकित करता है। द एक्ट जो MVA 1988 है, हम इसको मोटर व्हीकल एक्ट या MVA कहेंगे 1988। द एक्ट गवर्न्स एमिशन नॉर्म्स एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया एंड कंसोलिडेट्स द लॉ पर्टेनिंग टू मोटर व्हीकल्स। अब इसके साथ अलॉन्ग विथ द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 CMVR, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 CMVR। अब आप यहाँ पर देखिए, अभी हमने पढ़ा एक्ट पहले आया MVA 1988, उसके बेस पर रूल बना सेंट्रल के द्वारा 1989 में। तो एक्ट के साथ में ये CMVR जो चलता है, ये हमारे मोटर वाहन क्षेत्र को रेगुलेट करता है। द CMVR प्रोवाइड द रूल्स दैट एक्सप्लेन द MVA इन डिटेल। MVA की विस्तार से व्याख्या करने वाले नियम CMVR प्रदान करता है। CMVR मीन्स सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल, केंद्रीय मोटर वाहन नियम। तो सबसे पहली चीज़ जो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है या प्रमुख साधन है, वो है हमारा मोटर व्हीकल एक्ट MVA 1988 अलॉन्ग विथ CMVR 89। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं क्या है। द ऑटोमोटिव रेगुलेशन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। दिस इज कॉल्ड। अब इस जो ऑटोमोटिव रेगुलेशंस हैं, एक्ट बन गया है, उनके लिए रेगुलेशंस को, अब जो रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशंस बनाना है, तो वो जो है वो गवर्न किए जाते हैं MOSRT&H। ये नंबर 1 पर है जो रेगुलेट करवाती है, विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर रेगुलेशन ऑफ ऑटोमोटिव सेक्टर इन इंडिया। भारत में मोटर वाहन नियम, शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, ये मंत्रालय एक ही है MOSRT&H, इसके द्वारा शासित होते हैं, जो भारत में मोटर वाहन क्षेत्र के विनियमन के लिए नोडल मंत्रालय है। यानी जो भी नियम अभी आप देखते हैं ऑटोमोबाइल के, उनके उसके लिए जो टॉप मोस्ट बॉडी है इंडिया में, वो क्या है? MOSRT&H। M फॉर मिनिस्ट्री ऑफ, S फॉर शिपिंग, R फॉर रोड, T फॉर ट्रांसपोर्ट एंड H फॉर हाईवेज। Along with MOSRT&H, ministries such as Ministry of Environment and Forest and Ministry of Petroleum and Natural Gas also have a vital role in the formulation of automotive regulation and standards in India. मेनली तो MOSRT&H है, लेकिन उसके साथ साथ यदि हम देखें पर्यावरण और वन मंत्रालय और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय जैसे मंत्रालय की भी भारत
में ऑटोमोटिव नियम और मानकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं MoSRT&H के बारे में। इट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड 2 committees to recommend and advise the ministry on issue relating to safety and emission regulations. These committees are MoSRT&H ने सुरक्षा और उत्सर्जन विनियमों से संबंधित मुद्दों पर मंत्रालय को सिफारिश और सलाह देने के लिए 2 समितियों का गठन किया है। ये समितियां कौन कौन सी हैं? अब MoSRT&H के बाद 2 समितियां आती हैं, एक कहलाती है CMVR-TSC और एक कहलाती है SCOE। तो इसमें नंबर डाला सेकंड और थर्ड, मतलब फर्स्ट टॉप पे है, उसके बाद इसके नीचे 2 आएंगी, पहली होगी CMVR-TSC और दूसरी होगी SCOE। तो CMVR सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, TSC टेक्निकल स्टैंडिंग कमेटी यानी केंद्रीय मोटर वाहन नियम तकनीकी स्थायी समिति है, वो मदद करती है MoSRT&H को। 2 समितियां हैं उसी के अंतर्गत। और दूसरी है स्टैंडिंग कमेटी ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमिशन लेजिस्लेशन, SCOE उत्सर्जन कानून के कार्यान्वयन पर स्थायी समिति। तो आप देखें कि ओवरऑल जो हमारी थीम जा रही है वो किस चीज़ पे जा रही है? सबसे पहले कौन सी जा रही है? जो आपने MBA एक्ट में देखा था, क्या देखा था? एमिशन नॉर्म्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, यानी उत्सर्जन मानदंडों और सुरक्षा मानकों को नियंत्रित करना है। उसके लिए ही MoSRT&H आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके थ्रू हम देख रहे हैं क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, CMVR द्वारा TSC यानी सुरक्षा मानदंड है, और यहाँ पर जो है SCOE जो है वो एक्सक्लूसिव काय के लिए है, एमिशन लेजिस्लेशन उत्सर्जन कानून के क्रियान्वयन पर है। तो ये 2 कमेटियाँ हैं इसके अंतर्गत। अब हम आगे देखें कि MoSRT&H में जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है वो चेयरमैन होता है CMVR-TSC का। यानी जॉइंट सेक्रेटरी आप बोलेंगे ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो भी जॉइंट सेक्रेटरी होगा वो CMVR-TSC का चेयरमैन होगा। और CMVR-TSC कंप्राइज रिप्रेजेंटेटिव फ्रांस। अब इसके साथ साथ कौन कौन से होंगे CMVR-TSC में, आप देखें कौन कौन से होंगे? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ACMA, सेलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट टेस्टिंग एजेंसी SIAM एंड अदर यूनिवर्सिटीज़। तो इस तरह से MoSRT के संयुक्त सचिव जो है वो CMVR-TSC। अब हम बात कर रहे हैं CMVR-TSC की, उसके अध्यक्ष कौन है? MoSRT&H के संयुक्त सचिव। इसमें भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो जिसे हम BIS भी कहते हैं, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ACMA, चुनिंदा राज्य सरकारी परीक्षण एजेंसियां SIAM और अन्य आमंत्रितों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो ये CMVR-TSC के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। तो CMVR-TSC जो है हमारा, इट वॉज फॉर्मुलेटेड टू रिसीव ड्राफ्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम अदर कमेटीज सच एज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कमेटी AISC, ये नंबर 4 पर है, एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, एंड टू फाइनलाइज एंड अप्रूव सेफ्टी रिकमेंडेशन मेड बाय सच कमेटीज। अब वर्किंग देखिए आप क्या हो रहा है कि CMVR जो है वो क्या कर रही है, ये स्थायी समिति है, वो अन्य समिति कौन कौन, जैसे मोटर वाहन उद्योग मानक समिति और भारतीय मानक से मसौदा सिफारिशें प्राप्त करती है, यानी रिकमेंडेशंस AISC और BIS से लेती है, उसको फाइनलाइज करती है, इस ऐसी सुरक्षा समितियों की सिफारिशों को अंतिम रूप देती है, और क्या करती है इसके बाद? अप्रूव सेफ्टी रिकमेंडेशन मेड बाय सच कमेटी, और उनको फिर ये अनुमोदित की जाती है। तो CMVR-TSC जो है वो MoSRT&H का सब्सिडरी है, मतलब उसके नीचे है ये। वो कमेटी का काम क्या है कि AISC या BIS से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो है उनको फाइनलाइज किया जाए, सेफ्टी रिकमेंडेशंस जो है उनको फाइनलाइज किया जाए और अप्रूव किया जाए और MoSRT&H को भेजा जाए। तो ये इसकी वर्किंग है। अब AISC उसमें आया था, तो AISC क्या हो गया, उसके नीचे की कमेटी है जो कि MoSRT&H के द्वारा गठित समिति है। अब ये जो AISC है इसका पर्पज़ क्या है? द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग दिस कमेटी वाज टू रिव्यू द सेफ्टी स्टैंडर्ड विद रिगार्ड टू मोटर व्हीकल्स इन इंडिया ऑन अ पीरियडिक बेसिस एंड टू गिव रिकमेंडेशन। इस समिति की स्थापना का उद्देश्य जो था, समय समय पर भारत में मोटर वाहन के संबंध में सुरक्षा मानकों की समीक्षा करना और सिफारिशें देना था। AISC submits the draft safety standards in the form of recommendation to CMVR-TSC for final approval। तभी हमने देखा, क्या देखा था कि AISC जो है वो किस लिए बनाई गई है कि
मोटर वाहनों के संबंध में सुरक्षा मानकों की समीक्षा करने के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं इनको रिव्यू करने के लिए बनाई गई है। ये अपना ड्राफ्ट जो है वो किसको सबमिट करती है, CMVR TSC को फाइनल अप्रूवल के लिए। फिर CMVR TSC किसको देती है, MOSRT एंड H को। तो ये था CMVR TS से संबंधित। अब हम एक और चीज़ और देखते हैं इसके बाद। अब CMVR क्या करता है फिर, द CMVR TSC लुक इनटू रिकमेंडेशन ऑफ AISC एंड आइदर अप्रूव्स और सेंड द रिकमेंडेशन टू SC फॉर अमेंडमेंट्स। अब CMVR TSC AISC ने जो भी आपको सिफारिशें दी हैं या रिकमेंडेशन भेजी हैं, या तो उनको अनुमोदित कर देगा, और यदि उसको लगेगा कि उसको नहीं उसमें कुछ संशोधन या करना है तो संशोधन के लिए वापस भेज देगा। गौर कीजिए, CMVR TSC में कौन कौन सी कमेटी है, दूसरे मंत्रालय भी हैं जो कि इनको देखेंगे कि यह सही है या नहीं है। वहाँ पर जो कमेटी या तो अनुमोदित कर देगी या फिर वापस भेज देगी। आफ्टर अप्रूवल CMVR सबमिट्स इट्स फाइनल टू MOSRT एंड H। तो मिनिस्ट्री को भेजेंगे। CMVR ने AISC से क्या किया, CMVR ने रिकमेंडेशंस ली, उनको अप्रूव किया। अप्रूव करने के बाद उसने कहाँ भेजा, मिनिस्ट्री को, MOSRT एंड H के पास। अनुमोदन के बाद CMVR TSC इसको MOSRT एंड H को अपना अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। यहाँ पर जो मैंने रेड कलर में नंबर डाले हुए हैं वो केवल इनकी हायरार्की बताती है कि जो 2 नंबर है वो 1 नंबर को रिपोर्ट कर रहा है, या 4 नंबर जो है वो 2 को कर रहा है। अब इसमें आप बोलेंगे 3 नंबर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 2 और 3 पैरेलल में है, और 3 नंबर किसको देखता है, उत्सर्जन मानकों को देखता है, और ये देखता है सेफ्टी को। तो MOSRT then takes the final decision for incorporation of recommendation in CMVR। अब ये मिनिस्ट्री जो है वो अभी हमने जो पढ़ा CMVR 1989 MVA का जो सपोर्ट में बना 89, उसमें सिफारिशों को शामिल करने के लिए अंतिम निर्णय लेता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे। अब जो है जो तीसरी नंबर की कमेटी थी वो क्या कर रही है, Standing Committee on Implementation of Emission Legislation SCO is another committee along with CMVR TSC that was formulated under the MOSRT and H। यानी 1 नंबर के अंतर्गत, एक तो थी हमारी यहाँ पर हमने बात की थी, 1 नंबर के अंतर्गत कौन सी वाली थी आपकी, CMVR TSC, और उसी के अंतर्गत दूसरा पैरेलल उसका हेड है SCOE, जो किस पर बात करता है, जो बात करता है अपना एमिशन लेजिस्लेशन पर। तो उत्सर्जन विधान के क्रियान्वयन पर स्थायी समिति SCOE CMVR TSC के साथ एक अन्य समिति है जिसे मिनिस्ट्री के तहत तैयार किया गया था। द कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकमेंडेशन इमिसिंग नॉर्म्स। इस समिति की स्थापना उत्सर्जन मानदंडों की सिफारिश करने के लिए की गई थी, और इसकी भी वही प्रोसेस है कि यह समिति भविष्य के उत्सर्जन मानदंडों पर चर्चा करती है। द कमेटी इज टू डिस्कस द फ्यूचर इमिशन नॉर्म्स एंड टू रिकमेंड नॉर्म्स फॉर इन यूज व्हीकल्स टू MOSRT। तो इस प्रकार से यदि हम समझें कि अभी तक हमने जो पढ़ा है कि अब इसके बाद क्या हुआ, कि अभी तक हम इस बात पे बात करें कि सबसे पहले मैं स्लाइड्स पर आता हूँ जिसमें अपन ने शुरुआत की थी। वो ये की थी कि सबसे पहले हमारे जो नियम है ऑटोमोटिव लेजिस्लेशन, ये इसके अंतर्गत है, सबसे टॉप मोस्ट क्या है, मोटर व्हीकल एक्ट 88। फिर उसके अंतर्गत क्या आता है, रूल्स आते हैं CMVR 89। ये प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है, प्रमुख साधन है। अब ये वर्क कैसे करते हैं, इसके लिए हमारी मिनिस्ट्री बनती है MOSRT एंड H, और उसके अंतर्गत 2 एजेंसीज रहती हैं, वो है CMVR TSC और SCOE। CMVR TSC का काम है सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के लिए, और SCOE का काम है एमिशन नॉर्म्स के लिए। ये दोनों अपने ड्राफ्ट बनाएंगी, और दोनों ड्राफ्ट बना करके कहाँ भेजेंगी, मिनिस्ट्री को भेजेंगी। फिर मिनिस्ट्री अप्रूवल करके यहाँ CMVR में जो भी अपडेशन होगा, मॉडिफिकेशन होगा, वो होगा। अब CMVR 89 को मैं बता दूं, इसी जगह पर इसको अमेंड किया गया है 2019 में। यानी आप देखिए 89 के बाद 99, 9 और 2019, 30 साल बाद इन समितियों की जो भी रिकमेंडेशंस थी उनको एग्जीक्यूट करके एक बिल, अमेंडमेंट बिल लाया गया है MVA के साथ। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि CMVR, SCOE ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो अब हम इसके बाद चलते हैं कि यहाँ तक हम देख चुके हैं ऑलरेडी, SCOE चल ही रहा है अपना। अब फाइनली हमने देखा कि
दो कमेटी हो गई, CMVR TSC और SCOE। ये आफ्टर अप्रूवल बाय द मिनिस्ट्री एंड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन किसने दी? CMVR TSC और SCOE ने। किसको दी? MOSRTH को। इट इश्यूज नोटिफिकेशन फॉर नेसेसरी अमेंडमेंट मॉडिफिकेशन इन द CMVR। तो मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के बाद इनकी सिफारिश के आधार पर मंत्रालय जो है आवश्यक संशोधनों के लिए अधिसूचना जारी करता है। और ये अधिसूचना मैं आप लोगों को बता दूं कि 89 के बाद 2019 में, यानी लगभग 30 साल बाद संशोधन हो करके आई हुई है, जिसको हम अमेंडमेंट के अंतर्गत पढ़ते हैं। द फाइनलाइज स्टैंडर्ड नॉर्म्स आर नोटिफाइड थ्रू सेंट्रल स्टैट्यूटरी रूल्स। अंतिम रूप दिए गए मानकों और मानदंडों को सामान्य वैधानिक नियम या सांविधिक आदेश के माध्यम से अधिसूचित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रोसेस है। अब इसमें यदि हम बात करें और आगे पढ़ते हैं, अंडर रूल 126 ऑफ CMVR। अब यहाँ पर हम देखें बहुत सारी टेस्ट एजेंसीज हैं। कौन कौन सी आती हैं CMVR में? वेरियस टेस्ट एजेंसीज आर एस्टेब्लिश्ड टेस्ट एंड सर्टिफाई द व्हीकल्स बेस्ड ऑन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड एमिशन नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय मिनिस्ट्री। तो CMVR के अंतर्गत इन्होंने बहुत सारी टेस्टिंग एजेंसीज हैं, उनके नाम पढ़ लेते हैं हम। ऑटोमेटिव रिसर्च एंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे ARAI, व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अहमदनगर, सेंट्रल फॉर मशीनरी एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पुणे एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी मानेसर। तो इस प्रकार से CMVR जो सेफ्टी के नाम्स हैं उसके आधार पर डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं। तो कोई भी वाहन यदि भारत में बनेगा तो सबसे पहले इन टेस्टिंग एजेंसी के पास भेजा जाता है कि वो इसको टेस्ट करें कि वो सुरक्षा मानकों और उत्सर्जन मानकों पर पूरा उतर रहा है। यदि वो पूर्ण रूप से सुरक्षा मानक और उत्सर्जन मानकों पर है तभी उसको परमिशन मिलती है प्रोडक्शन की। तो इस प्रकार से एवरी मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल हैज टू सबमिट अ प्रोटोटाइप व्हीकल टू बी मैन्युफैक्चर्ड टू एनी ऑफ द टेस्ट एजेंसी मेंशन्ड अर्लियर। यहाँ पर हमने जो पहले एजेंसी पढ़ी है वहाँ पर मोटर वाहन के प्रत्येक निर्माता को उसके पास प्रोटोटाइप प्रस्तुत करना होता है। जब आफ्टर टेस्टिंग द व्हीकल फॉर कंप्लायंस ऑफ ऑल स्टैंडर्ड्स नाम द टेस्ट एजेंसी शैल ग्रांट सर्टिफिकेट टू द मैन्युफैक्चरर। जब वो वाहन सभी मानकों और मानदंडों के अनुपालन के लिए वाहन का परीक्षण करते हैं उसके बाद उसको प्रमाण पत्र देती है, तब जा करके एक्चुअल में कोई भी वाहन हमारे पास या आम आदमी के पास आता है। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा, सबसे पहले अपन देखते हैं लॉ बना, उसके अंतर्गत फिर उसके अंतर्गत कौन कौन है लॉ के अंतर्गत? सांसद है, विधायक है। सांसद विधायक मिलकर के एक्ट बनाएंगे। यदि राज्य में है तो विधायक एक्ट बनाएंगे और राज्यपाल उसको अनुशंसित करेगा, और यदि केंद्र है तो वहाँ पर सांसद बनाएंगे और राष्ट्रपति उसको बनाएंगे। तो हमारा जो एक्ट है वो MVA एक्ट है, जिसको कि केंद्र पर बनाया गया है 1988 में, और उसके आधार पर फिर बनाया गया रूल CMVR रूल, जो कि हुए क्या? CMVR रूल 1989 में आया है। और फिर ये रूल तो बन गए एक बार और लग भी रहा है, इनका जो पालन नहीं करता उसके लिए लॉ बनाए गए हैं कि उसके लिए क्या पालन नहीं करने वालों को क्या पेनल्टीज देना है या उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करना है। इसके अलावा ये लॉ बन गया 88 में, CMVR बन गया 89 में, और लॉ का पालन भी हो रहा है। लेकिन समय के साथ चूंकि अभी हमने सबसे पहले देखा था कि 20 मिलियन हमारे पास व्हीकल हैं जो 20% के रेट से पर ईयर इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो हमारे जो भी लॉ थे 88 वाले उनको अमेंड करने की ज़रूरत थी। उसके लिए हमने देखा कि मिनिस्ट्री में MOSRT&H है, उसके अंतर्गत दो समितियां थी, CMVR TSC और SCOE। वो दोनों समितियां जो हैं एक सेफ्टी पर और एक इमिशन पर काम करती हैं और अपने रिकमेंडेशन को मिनिस्ट्री को देती हैं। फिर वो जा कर के मिनिस्ट्री जो है रूल में चेंज करता है या फिर एक्ट में संशोधन के लिए भेजता है, और संशोधन अभी 2019 में चेंज हुआ है, लगभग 30 साल बाद। तो इस प्रकार से आप इस सब्जेक्ट में ये समझे हैं कि एक्ट, लॉ और रूल क्या होते हैं और ये किस तरह से गवर्न होते हैं, और इन पर एक बार ऐसा नहीं कि नियम बन गए हैं तो उस पर कोई मतलब वो बन गए हैं तो उन्हीं का पालन किया जाए, क्योंकि बहुत समय तक ये चलता रहा है। अभी वर्तमान में तो ये है कि आप देखेंगे कि हर साल अमेंडमेंट्स आ रहे हैं। 2019 में पहली बार अमेंडमेंट हुआ है 89 के बाद 30 साल बाद,
लेकिन उसके बाद 2020 में भी अमेंडमेंट आया है, 2021 में भी अमेंडमेंट आया है। हालांकि हम मान सकते हैं कि ये जो थे, अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो 2 मुद्दों पर थे। एक तो पेनल्टीज़ के बारे में और दूसरा था पेनल्टीज़ क्यों? क्योंकि सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो किया जाए, और दूसरा उत्सर्जन मानकों को पालन किया जाए। आपने देखा था पहले BS4 था, फिर BS6 पर लाए हैं हम। तो इस प्रकार से ये अमेंडमेंट अब फ्रिक्वेंटली होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट के यदि हम इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन ये है कि व्हीकल से आपको ऑपरेट करना है तो उसके लिए एक एक्ट चाहिए, एक रूल चाहिए, लॉ चाहिए, जो कि बन गया है। लेकिन अब इसके साथ साथ इसका इम्पोर्टेंस इस सब्जेक्ट का इसलिए है कि आप ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स हैं, इस सब्जेक्ट को जो पढ़ रहे हैं आप सीधी कार आप देखते हैं, हमको सीधे कार दिखती है, लेकिन कार में आप देखते होंगे कि दरवाजे कितने होना चाहिए, किस तरफ खुलना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, विंडो कितनी होना चाहिए, ये सारे के सारे जो हैं हमारे रूल्स हैं, डिज़ाइन के रूल्स हैं, जिसको डिफरेंट एजेंसियां लेती हैं। सेफ्टी नॉर्म्स हैं जिसको कि डिफरेंट एजेंसियों के द्वारा टेस्टिंग करवाया जाता है, तब जाकर के कोई वाहन मैन्युफैक्चर करने वाला वाहन निर्माता जो है उस वाहन का प्रोटोटाइप सफल हो जाता है टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, तभी वो वाहनों को बना पाता है। तो ये हमारा इस सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू था। आगे हम 2 वीडियो इसी CO1 और LO1 के अंतर्गत आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से आप एक असाइनमेंट बना सकते हैं कि एक्ट, लॉ और रूल इनको परिभाषित कर सकते हैं, एक्ट और लॉ में डिफरेंस बता सकते हैं, एक्ट और रूल में डिफरेंस बता सकते हैं, विषय का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ये लिख सकते हैं, और इस सब्जेक्ट का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है किसी भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, वह प्रश्न क्या है। तो इस तरीके से ये आप इंटरनल असेसमेंट के लिए है, तो आप इसके बारे में अपने विचारों को लिखें, किस प्रकार से कहाँ पर क्या है। और इसका उद्देश्य मुख्यतः यही है कि किसी भी ऑटोमोबाइल इंजीनियर को ऑटोमोबाइल से संबंधित नियमों के बारे में जानकारी मिलना आवश्यक है। सो दिस इज ऑल। आज इसके लिए हम जो देखेंगे पठन के सुझाव जो है MBA 1988, MBA आप समझ रहे होंगे मोटर व्हीकल एक्ट 88, 99, 20 और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट बाय RB गुप्ता, दीज आर फ्यू। इसके अलावा आप इंटरनेट पर भी बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं जो आपको मदद करेगा। तो आज हमने इस क्लास में एक्ट, लॉ और रूल के बारे में समझा और इंट्रोडक्शन नीड इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्स के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में आज हमने जो शुरुआत की है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 वो है, और उसके अमेंडमेंट्स के बारे में जानेंगे। So this is all about of today's class. Thank you very much. Thank you all.